कायर, क्या घना को मिल पाया श्यामा का प्यार। घना जानता था कि श्यामा निचली जाति की लड़की है, पर उसके अच्छे बर्ताव की वजह से वह उसके प्रति खींचता चला गया था। यहाँ तक कि वह श्यामा से शादी करने को भी तैयार था। वैसे घना जाति प्रथा को भारतीय समाज के लिए अभिशाप मानता था और अक्सर अपने दोस्तों के साथ अंधविश्वास, जाति प्रथा जैसी बुराइयों पर बड़ी बड़ी बातें भी करता था। घना कई बार अपने मन की बात श्यामा तक पहुंचाने की कोशिश कर चुका था, पर श्यामा ने उसे कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया था। आज घना को श्यामा से अकेले में बात करने का मौका मिल गया था और वह इस मौके को खोना नहीं चाहता था। श्यामा आ रही थी। घना ने अपने गांव के दोस्तों को पहले ही चले जाने के लिए कह दिया था और खुद श्यामा का इंतजार कर रहा था। जैसे ही श्यामा उसके करीब से गुजरी, घना ने उसे रुकने को कहा। श्यामा, घना ने अपना गला साफ करते हुए कहा। जी। श्यामा ने एक पल के लिए घना की ओर देखा और आगे बढ़ गई। आज मौसम बहुत खराब है, घना बोला। श्यामा ने कुछ नहीं कहा। श्यामा, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। श्यामा फिर भी चुप रही। घना श्यामा के बहुत करीब आ गया। श्यामा घना की बात को अच्छी तरह से संप्रश्नवाचक चिन्हा रही थी। उसने गुस्से से घना की तरफ देखा। घना थोड़ा सा सहम गया था, पर वो सोचने लगा कि अगर आज नहीं कहेगा तो वह अपनी बात कभी नहीं कह पाएगा। श्यामा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या मतलब? जैसे कि श्यामा घना की बात का मतलब न संप्रश्नवाचक चिन्हा हो। श्यामा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, ये जानते हुए भी कि मैं निचली जाति की हूँ और आप ऊंची जाति वाले। हाँ, मैं इस तरह की किसी भी बहस में नहीं हूँ। प्रश्नवाचक चिन्हा न चाहती। अगर किसी ने ये सब सुन लिया तो आपकी बहुत बदनामी होगी। श्यामा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी भी करना चाहता हूँ, और तुम्हारे गांव के सब बाराती निचली जाति वालों के हाथ का पका खाना खाएंगे। जो लोग निचली जाति वालों की छाया से भी दूर रहते हैं, क्या वे एक अछूत लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे? घना मुंह प्रश्नवाचक चिन्हा। गरीब पर दया करो। मैं किसी किस्से कहानी का पात्र नहीं बनना चाहती हूँ। आप ऊंची जाति वालों की नजर में भले ही हमारी कोई इज्जत नहीं है, पर अपनी नजर में हमारी बहुत इज्जत है। मेरे पिता एक स्कूल में मास्टर हैं। समाज में उनकी भी कुछ इज्जत है। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ कि मेरे साथ आगे से ऐसी हरकत कभी मत करना। श्यामा का ऐसा चेहरा देखकर घना सख्ते में आ गया। वो कुछ न बोल सका और चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। श्यामा तेज कदमों से आगे बढ़ गई। श्यामा जा चुकी थी, पर उसके कहे गए शब्द घना के कानों में बार बार गूंज रहे थे। घना ने आसमान की ओर देखा। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। वो सोचने लगा कि आज की रात फिर बर्फबारी होने वाली है। वो बहुत निराश था। क्या करे, कहाँ जाए? खुदकुशी कर ले। समाज की रूढ़ियों, जाति प्रथा के चलते ही तो श्यामा ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था, वरना उसमें क्या कमी थी? घना को लगा कि यह जिंदगी ही बेकार है। वो बदहवास सा रास्ते से हटकर ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने लगा। चारों तरफ अंधेरा बढ़ने लगा था। जब वह चलते चलते थक गया तो सुस्ताने के लिए एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। रात अब काफी हो चुकी थी। काफला और खड़कोट दोनों गांवों के बीच, जहां पर खेत खत्म हो जाते हैं, वहां पर एक बेसिक स्कूल था। इसके बाद जंगल शुरू हो जाता था। बस्ती से दूर होने के चलते रात में स्कूल में कोई नहीं रहता था। घना सोचने लगा कि आज की रात वह इसी स्कूल में बिता देगा। कल देखा जाएगा। अंधेरे में चलते गिरते पड़ते प्रश्नवाचक चिन्हा। दियों से गुजरते हुए उसका बदन बुरी तरह से छिल गया था। कई खरोंचें भी लग गई थी। जब घना स्कूल में पहुंचा तब वहां भयंकर सन्नाटा पसरा हुआ था। वो स्कूल के बरामदे के एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। ठंड से उसकी हड्डियां तक कांप रही थी। श्यामा का एहसास उसके दिलो दिमाग से हटने का नाम नहीं ले रहा था। घना सोचने लगा कि श्यामा का गांव यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। क्यों न एक बार फिर कोशिश की जाए। आज उसे किसी बात का डर नहीं था, न मरने का डर, न जंगली जानवरों का डर। लिहाजा वो श्यामा के घर की तरफ चल पड़ा।
घना मास्टर बिच्छन दास के घर के सामने रुक गया। खड़कोट गांव के एक हिस्से में ब्राह्मण और एक हिस्से में दलित रहते हैं। इसी गांव के दलित टोले के बिच्छन दास मास्टर की बेटी श्यामा सिंदूर कॉलेज में बीए के आखिरी साल में पढ़ रही थी। मास्टर बिच्छन दास नजदीक के ही एक गांव में मिडिल स्कूल के हेडमास्टर थे। खेतीबाड़ी ज्यादा नहीं थी, इसलिए पत्नी भी अक्सर उनके साथ ही रहती थी। बिच्छन दास का स्कूल बहुत ज्यादा दूर न होने के चलते वे हर 15 दिन बाद घर आ जाते थे। श्यामा अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ गांव में रहती थी। करीब के गांव का होने की वजह से और श्यामा में घना की खास दिलचस्पी होने के चलते उसे श्यामा और उसके घर के बारे में बहुत कुछ पता था। घना जानता था कि श्यामा की माँ अक्सर उसके पिता के साथ ही रहती हैं। घर में उसकी बूढ़ी दादी माँ न साफ देखती हैं और न साफ सुनती हैं। उसे ये भी पता था कि श्यामा घर की अलग कोठरी में पढ़ाई करती है। हो सकता है कि वह अभी भी पढ़ रही हो। घना जब श्यामा के घर के चौक में पहुंचा, तब उसने देखा कि ऊपरी मंजिल की एक कोठरी में अभी भी रोशनी थी। वह जानता था कि श्यामा इसी कोठरी में पढ़ रही होगी। घना ने दरवाजा खटखटाया। कमरे में कोई भी हलचल नहीं हुई। उसने फिर दरवाजा खटखटाया। कौन है? कोठरी से श्यामा की आवाज आई। मैं। घना। घना। हाँ घना, इतनी रात में? हाँ, दरवाजा खोल दो। अपनी बात करके मैं यहाँ से चला जाऊंगा। श्यामा ने घड़ी की ओर देखा। रात के 2 बज रहे थे। वह सोचने लगी, क्या करूं? दरवाजा खोलूं तो कहीं ये कोई प्रश्नवाचक चिन्ह अप्रश्नवाचक चिन्ह न खड़ा कर दे। अपनी बात कहने के अलावा यह और क्या कर सकता है? यह मेरा घर है। एक दलित लड़की के घर में इतनी रात को, इसे भी तो अपनी इज्जत का ख्याल होगा। श्यामा ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर घना खड़ा था। कपड़े फटे हुए, चेहरे पर खरोंचों के निशान जिनसे खून निकल रहा था। श्यामा को उस पर तरस आ गया। उसने उसे अंदर आने दिया। वह ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसके चेहरे पर पीड़ा साफ प्रश्नवाचक चिन्ह लग रही थी। ये सब क्या है? श्यामा ने हैरान होते हुए पूछा। घना ने श्यामा के साथ कॉलेज से घर आते समय रास्ते में जो बातचीत हुई थी, उसके बाद की सारी घटना बता दी। मैं क्या करूं श्यामा, मैं अपने को संभाल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे बिना मैं अब जी नहीं सकूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तो जबरदस्ती है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने आपसे पहले भी कहा था। ठीक है, तब फिर चलता हूँ। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहता। ज्यादा क्या कहूँ, शायद यह मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, कहकर घना उठने को हुआ। इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे? श्यामा ने डर कर पूछा। कहाँ जाऊंगा? जहाँ एक दिन सभी को जाना है। क्यों न मैं आज ही भिलंगना नदी में डूब जाऊं? मैं जी कर क्या करूँगा खुद भी नहीं जानता। पर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मुँह प्रश्नवाचक चिन्ह हो। माफ कर देना। घना ने दरवाजे की तरफ कदम रखा ही था कि श्यामा ने उसकी बांह थाम कर उसे कुर्सी पर बैठा दिया। श्यामा सोचने लगी, इसे अगर मैं आज ठुकरा दूं, तो हो सकता है कि यह सचमुच भिलंगना नदी में छलांग मार दे। जो शख्स इस बर्फीली रात में घने जंगल से होकर मेरे घर आने की हिम्मत कर सकता है, वो खुदकुशी कर ले तो इसमें क्या हैरानी है? और खुदकुशी क्या, इसे तो कोई जंगली जानवर रास्ते में ही अपना निवाला बना सकता है। तब शायद किसी को कुछ पता न चले, पर मैं तो सब कुछ जानती हूँ। तब मैं क्या खुद को कभी माफ कर पाऊंगी? नहीं, मैं जिंदगी भर अपने को अपराधी सम प्रश्नवाचक चिन्हती रहूंगी। और ये तो मुँह प्रश्नवाचक चिन्ह से प्यार करता है और शादी भी करने को तैयार है। क्या हमारा समाज ये सब होने देगा? नहीं, समाज तो ऐसा कभी नहीं होने देगा। पर हम कहीं दूर दिल्ली मुंबई चले जाएंगे। वहाँ हमारी जात पात से किसी को क्या मतलब होगा? श्यामा बहुत दूर की बात सोचने लग गई थी। श्यामा, तुम डरो मत। मैं तुम्हारा कोई नुकसान करने नहीं आया हूँ। मैं तो केवल तुम्हें अपने मन की बात बताने आया था, तुम पर खुद को थोपने नहीं। तुम चिंता मत करो। अब मुँह प्रश्नवाचक चिन्ह हो। जाना ही चाहिए। इतना कहकर घना दोबारा उठकर जाने लगा। रुको, श्यामा ने कहा।
घना जैसा था वैसे ही बैठ गया। अच्छा सुनो, आपने कहा कि आप मुंह प्रश्नवाचक चिन्ह से बहुत प्यार करते हो। क्या आप मुंह प्रश्नवाचक चिन्ह से शादी करके समाज का सामना कर पाओगे? हाँ, जरूर करूँगा। मैं जानता हूँ कि यह समाज ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा, पर हम यहाँ से कहीं दूर अपनी दुनिया बसाएंगे। कैसे? 1 साल बाद मैं कॉलेज पास कर लूँगा, फिर देखना मुंह प्रश्नवाचक चिन्ह हो। कहीं न कहीं अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी और फिर हम किसी मंदिर में शादी कर लेंगे। ठीक है, जब आप इतना खतरा मोल लेकर इस बर्फीली रात में मेरे घर तक आए हो, तब मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ कि आप अपने वचनों को जरूर निभाओगे। फिर कुछ सोचकर श्यामा ने पूछा, आपने कुछ खाया तो होगा? नहीं, कुछ भी नहीं खाया। सुबह कॉलेज जाते समय खाया था, उसके बाद मुरली की दुकान पर 1 कप चाय पी थी। मुंह प्रश्नवाचक चिन्ह हो। बहुत भूख लगी है। भूख और ठंड का असर घना के चेहरे से साफ प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा था। क्या करूं? रोटी और आलू की सब्जी बची हुई है, पर मैं आपको खाने को दे भी नहीं सकती। अरे लाऊं ना फिर? ये ठीक नहीं होगा। एक अछूत के घर में ब्राह्मण भोजन करेगा, ये नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ और तुम्हें छुआछूत की पड़ी है। तुम्हारा धर्म बिगड़ जाएगा। अगर ब्राह्मणों को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। तुम्हारे साथ जीने मरने के लिए मैंने आज इतना बड़ा जोखिम उठाया है। अब जबकि तुम्हारे हाथ का बनाया ही जिंदगी भर खाना है, तब आज की रात परहेज क्यों? और तुम तो जानती हो कि मैं जात पात छुआछूत में जरा भी यकीन नहीं करता हूँ। खाओगे? श्यामा ने डरे मन से पूछा। हाँ, जरूर खाऊंगा। तुम लाओ तो सही। चलो फिर रसोई घर में चलो, वहीं गर्मागर्म खिलाऊंगी। फिर कुछ सोचकर वह बोली, अच्छा मैं यहीं पर लाती हूँ। बाहर बहुत ठंड है। श्यामा रसोई घर से खाना लाने चली गई। घना भविष्य के ताने बाने बुनने में खो गया। श्यामा थोड़ी ही देर में सब्जी रोटी लेकर आ गई। घना रोटी खाने लगा। श्यामा को घना की इस हालत पर तरस आ रहा था। वो घना को देख रही थी और सोच रही थी, यह मुंह प्रश्नवाचक चिन्ह हो। कितना चाहता है एक ब्राह्मण का बेटा होकर किस तरह अपने पुरखों के बनाए उसूलों को ताक पर रखकर एक अछूत के घर पर अपने पेट की भूख मिटा रहा है। इस बर्फीली रात में किस तरह भयानक जंगल से होकर मेरे दरवाजे पर प्यार की भीख मांगने आया है। उसका सहज और सरल मन पिघल गया। सुबह होने से पहले ही घना श्यामा के घर से निकल गया था, लेकिन अब उसके मन में एक उमंग थी, एक जोश था। वह सोचने लगा, घर में कोई भी बहाना बना दूंगा। गांव के बीचों बीच एक छोटी नदी बहती थी। घना ने उस नदी में हाथ मुंह धोए और अपने घर की ओर चल पड़ा। अब घना अक्सर रात में बहुत ही सावधानी के साथ श्यामा के घर जाने लगा। दोनों अपनी भावी जिंदगी के बारे में खूब बातें करते, योजनाएं बनाते। इस बीच जब रिजल्ट निकला तो घना फर्स्ट डिवीजन के साथ अपने कॉलेज में अव्वल आया था। श्यामा की भी फर्स्ट डिवीजन आई थी। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अपने मामा की सलाह पर घना ने दिल्ली में 1 साल के कंप्यूटर कोर्स में दाखिला ले लिया। इस बीच घना जब भी गांव आता, दोनों सावधानी से मिलते रहे। श्यामा ने एमए का पहला साल भी अच्छे नंबरों से पास कर लिया। घना का कंप्यूटर का कोर्स भी पूरा हो गया था। एक कंपनी में उसे अच्छी नौकरी मिल गई। नई नौकरी थी, इसलिए वह दिल्ली में बहुत मसरूफ हो गया। श्यामा ने अब की बार भी बहुत मेहनत की थी, इसलिए उसने एमए भी फर्स्ट डिवीजन से पास किया थी। श्यामा को लगा कि अब उसके सपने सच होने वाले हैं। वो बहुत खुश थी। उसके पिता उसके लिए लड़का ढूंढने के लिए जल्दबाजी करने लगे, जबकि श्यामा इस बात से बहुत बेचैन थी। काफला गांव का शिव प्रसाद उर्फ शिबी घना का दोस्त था। वह श्यामा और घना की प्रेम कहानी का एकमात्र गवाह भी था। शिबी कई बार घना और श्यामा का संदेशवाहक भी रह चुका था, इसलिए श्यामा ने शिबी से अपनी चिंता घना तक पहुंचाने को कहा और घना को तुरंत गांव आने के लिए कहलवाया। ऋषिकेश और घनसाली के रास्ते पर घनसाली से 5 किलोमीटर पहले भिलंगना नदी के तट पर पिलखी के पिलखेश्वर महादेव के मंदिर में बैसाखी के दिन एक विशाल मेला लगता है। घना इस मेले में श्यामा से मिलने के लिए आया था।
वे दोनों इधर उधर की बातें करते हुए मेले से दूर सीढ़ीनुमा खेतों के किनारे जंगल में एक बुरांस के पेड़ के नीचे बैठ गए। जंगल में सन्नाटा था। दूर नीचे सड़क पर कभी कभार किसी गाड़ी के गूंजने की आवाज आ जाती थी। चीड़ के पेड़ों से हवा छनकर सनसन की आवाज करती हुई बह रही थी और घाटी में बह रही भिलंगना नदी की आवाज से अपनी आवाज मिला रही थी। धूप अभी भी सुहावनी थी, पर माहौल में बेखुदी का सा आलम था। घना बहुत ही उदास और खोए खोए मन से श्यामा को देख रहा था। तुम कैसी हो श्यामा? घना ने बात शुरू की, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। आज घना के चेहरे पर श्यामा से मिलने की कोई चमक नजर नहीं आ रही थी। वो पहले की तरह चंचल नहीं लग रहा था। ठीक हूँ, आप सुनाओ। जब से आपकी नौकरी लगी है, आप तो हमारे लिए दुर्लभ जीव हो गए हैं, श्यामा ने शिकायत भरे लहजे में कहा था। पर वो आज बहुत खुश थी, क्योंकि घना को देखते ही वो मानो सारी चिंताओं से छुटकारा पा गई थी। अच्छा हुआ आप ठीक समय पर आ गए। आपको पता है कि पिताजी मेरा रिश्ता एक जगह पक्का कर रहे हैं। मुझे और लड़के को मिलाने भर की देर है। मैं कई दिनों से टाल रही हूँ। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अब आगे का प्लान आज ही तैयार करना है, कहकर उसने घना की ओर देखा। घना दूर कहीं अपने में ही खोया हुआ था। सुन रहे हो? कहाँ खो गए हो? काश खो पाता, घना ने बहुत ही दुखी मन से कहा। ये भावुक होने का समय नहीं है। सामने हमारी मंजिल है, बस आगे बढ़ने की देरी है। अब हमारे सपने सच होने वाले हैं, श्यामा ने चुलबुले मन से कहा। काश सच हो पाते। अब आप इन मौके पर ऐसा क्यों बोले जा रहे हैं? आप अब अपने पैरों पर खड़े हो और हमने जो ख्वाब देखे थे वे सच होने के लिए हमें देख रहे हैं, श्यामा ने हैरान होकर कहा। अपने पैरों पर तो मैं जरूर खड़ा हूँ, पर जिन्होंने इन पैरों पर खड़ा होने के लायक बनाया है, मैं उनका क्या करूँ? क्या मतलब है आपका? मेरे घर वालों ने भी मेरे लिए एक रिश्ता पक्का कर दिया है। आपने मना नहीं किया? श्यामा ने घबराहट में पूछा। मैंने कहा था कि मैंने अपने लिए एक दलित लड़की पसंद कर ली है और मैं उसी से शादी करूंगा। पर यह सुनते ही घर में भूचाल आ गया था, जैसे घर में कोई मर गया हो। वे गांव बिरादरी की बात करने लगे। माँ अपने दूध की कसम देने लगी। हम कहीं के नहीं रहेंगे और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। लेकिन ये सब तो होना ही था, इसकी तो हमें पहले से ही जानकारी थी। हम इस ऊंच नीच की दुनिया से दूर अपना घर बसाएंगे। हमने यही ख्वाब तो देखे थे, और अब तो आप अपने पैरों पर खड़े भी हो गए हो। मुझे भी कहीं न कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। श्यामा, आज तो हम चले जाएंगे, पर अपनी जड़ों से कटकर हम कब तक अलग रह पाएंगे? कभी न कभी तो हमें यहाँ वापस आना ही पड़ेगा, और तब क्या ये लोग हमें भूल जाएंगे? क्या हमें चैन से जीने देंगे? मैं भी चाहता था कि हमारे सपने सच हों, पर नदी में रहकर मगर से बैर भी तो नहीं कर सकते। अब भलाई इसी में है कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। और क्या आपको ये सब पहले नहीं सूझा था? घना, आप उस रात जिस बहादुरी से मेरे घर प्यार की भीख मांगने आए थे, मैं आपकी उस बहादुरी की कायल थी। मैं मरमिटी थी आप पर उस दिन मुझे लगा था कि आप जरूर समाज की इन सलीगली रीतियों के खिलाफ लड़ोगे। मुझे क्या पता था कि वह आपकी बहादुरी नहीं, बल्कि पागलपन था। अच्छा हुआ कि समय से पहले ही आपकी औकात का पता चल गया। कितना भरोसा किया था मैंने आप पर। मैं आपको सामाजिक बुराइयों से लड़ने वाला एक शेर समझती थी, पर आप तो काया हो। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। घना अपराधी की तरह जमीन पर नजरें गड़ाए सुनता रहा। श्यामा के लिए अब वहाँ पर ठहरना मुश्किल हो गया था। उसने नफरत से घना की ओर देखा और तेज कदमों से वहाँ से चली गई। श्यामा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। वो मेले के बजाय सीधे अपने घर चली गई। उसने दरवाजा बंद किया। वो आज खूब रोना चाहती थी। शाम को श्यामा की माँ ने उसे रोटी खाने के लिए उठाया। श्यामा, उठ, रोटी खा ले। नहीं माँ, मन नहीं कर रहा है। अरे बेटी, एक रोटी तो खा ले। भूखे पेट सोना अच्छा नहीं होता। कल लड़के वाले भी तुझे देखने आ रहे हैं, माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। श्यामा न चाहते हुए भी उठी। उसने माँ का दिल रखने के लिए आधी रोटी खाई और फिर बिस्तर पर पड़ गई।
नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। घना के शब्दों से उसे इतनी पीड़ा हो रही थी मानो उसके कानों में घना के शब्द नहीं बल्कि गर्मगरम शीशा पिघलाकर डाला गया हो। उसका मन घना के लिए नफरत से भर गया। सुबह जब श्यामा की नींद खुली तो धूप खिड़की के अंदर आ चुकी थी। उसने एक अंगड़ाई ली और झटके के साथ पिछली बातों को भुलाकर अपनी जिंदगी से दूर फेंकते हुए नए दिन का स्वागत करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल गई। लड़के वाले दोपहर से पहले ही आ गए थे। उनका स्वागत सत्कार होने लगा। श्यामा मिठाई और चाय लेकर आई। उसने सभी मेहमानों का स्वागत किया और माँ के इशारे से वहीं पर बैठ गई। श्यामा देखने में खूबसूरत तो थी ही, कदकाठी भी ठीक थी और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो पढ़ी लिखी भी खूब थी। बाद में लड़के के पिता ने कहा, भाई नया जमाना है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उन्हें भी एक दूसरे के बारे में जानने का हक है। वे सब बाहर चले गए। मेरा नाम माधव है, सुना है आपने एमए किया है। लड़के ने सन्नाटा तोड़ा। जी हाँ, और मेरा नाम श्यामा है, श्यामा ने सकुचाते हुए जवाब दिया। एमए किस विषय में किया है आपने? जी समाजशास्त्र में। मैंने इन्फोर्मा किया है और मैं एक दवा कंपनी में सर्विस करता हूँ। कुछ देर रुककर और श्यामा की आंखों में झांकते हुए वह हल्के से मुस्कुराते हुए फिर बोला, तो क्या विचार है? मेरा मतलब है कि आप मुझे अपने काबिल समझती हैं या नहीं? जी, जैसा मेरे माँ बाप उचित समझेंगे। जी नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आपके माँ बाप को जब ठीक लगा तभी तो उन्होंने हमें घर पर बुलाया है, आपकी पसंद नापसंद जानने के लिए। जी, पसंद नापसंद। इस गांव में ये पहली बार हो रहा है कि लड़के और लड़की को उनकी पसंद नापसंद जानने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है, वरना आज तक तो लड़का ही लड़की देखकर चला जाता था और अपनी पसंद बता देता था। कुछ बातें समाज में तेजी से बदल रही हैं। हाँ, तो बताइए कि आपने मुझे पसंद किया या नहीं? जी, मुझे तो आप पसंद हैं, श्यामा ने शर्माते हुए कहा था, पर आगे जैसा मेरे पिताजी कहेंगे। हाँ, ये हुई ना बात। अब ठीक है। उस दिन बात पक्की हो गई और फिर चटमंगनी और पट ब्याह भी हो गया। श्यामा सब कुछ भूलकर अपनी नई जिंदगी में मसरूफ हो गई। इस तरह 1 साल का बीता, पता ही नहीं चला। श्यामा एक सामाजिक संस्था से जुड़ गई थी। इस बीच माधव को 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए विदेश जाना पड़ा। श्यामा बहुत दिनों से मायके नहीं गई थी, इसलिए वो मायके जाने की तैयारी करने लगी। श्यामा अपने गांव आ गई। इस बीच उसे शिबी से पता चला कि घना पागल हो गया है। दिल्ली में उसके मामा ने उसकी शादी किसी अमीर घर की लड़की से करवा दी थी। बाद में पता चला कि उसकी पत्नी का कॉलेज के दिनों में किसी ईसाई लड़के से चक्कर था। लड़की के घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी घना से करवा दी थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनमें अनबन शुरू हो गई और एक दिन वह घर से गहने पैसे लेकर उसी लड़के के साथ भाग गई। घना ये सदमा सहन न कर सका और दिमागी संतुलन खो बैठा। उसके पिता उसे गांव ले आए। गांव में उसको ठीक करने के लिए कई देवी देवताओं की पूजा होने लगी। पागलपन के दौरे में घना लोगों को कभी जाति की खोखली बातों पर और कभी अंधविश्वास पर भाषण देता है, इसलिए लोग समझते हैं कि उस पर भूत का साया है। घना के बारे में सुनकर श्यामा को बहुत दुख हुआ, पर वह कर भी क्या सकती थी। श्यामा को मायके में 2 महीने से भी ज्यादा समय हो गया था। उसका पति उसे लेने के लिए आ गया था। 1-2 दिन रहने के बाद जब वे लोग जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लोग घना को पकड़कर अस्पताल ले जा रहे थे, शायद पागल खाने। अचानक घना की नजर श्यामा पर पड़ी। उसने गौर से श्यामा को देखा। वह श्यामा को पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ के लोग घना को खींच कर ले जा रहे थे। उसने श्यामा की तरफ हाथ जोड़े, मानो वह श्यामा से माफी मांग रहा हो। श्यामा फफक कर रो पड़ी। माधव ने उसे रोने दिया। वह जानता था कि श्यामा बहुत ही कोमल मन की है, वो किसी का बुरा नहीं देख सकती। उनकी बस का समय हो रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठी और उसने अपने पति से चलने को कहा। दिल्ली पहुंचकर एक दिन माधव ने उससे घना के बारे में पूछा। श्यामा ने सच छिपाते हुए बस उसके शादी वाले किस्से को बता दिया। माधव ने एक लंबी सांस लेकर कहा, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ।
हाँ, एक काय के साथ इससे ज्यादा और क्या हो सकता था। श्यामा ने बहुत ही लापरवाही से कहा। माधव को श्यामा का ये जवाब अच्छा नहीं लगा। हाँ, काय नहीं तो और क्या। जो समस्याओं का सामना मजबूती से न कर सके वो काय नहीं तो और क्या है। कभी कॉलेज के दिनों में बड़ी बड़ी बातें करता था, जब समस्याओं का सामना करने का समय आया तो हिम्मत ही जवाब दे गई। परंतु अगर कभी तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं भी पागल हो जाऊंगा, माधव ने मजाक किया। मुझ पर इतना ही विश्वास करते हो। फिर एक पल के लिए शरारत भरी नजरों से माधव की ओर देखकर उसने घुड़की दी। काय कहीं के। इतना कहकर उसने माधव की छाती पर सिर टिका दिया। माधव ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।